हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 4। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लेक्चर 3, जिसमें हमने देखा मॉड्यूल 2 के बारे में। मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया उससे पहले मैं अबाउट मी माई सेल्फ जी के चौधरी, ये सब डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे कोर्स कंटेंट की बात करते हैं। कोर्स कंटेंट जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है उसको हमने 8 मॉड्यूल में डिज़ाइन किया है। और मॉड्यूल 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने मॉड्यूल 2 में क्या देखा, हम थोड़ा उसको देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। मॉड्यूल 2 में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के बारे में इंडिया में क्या क्या हुआ है वो सब देखेंगे। इसका ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एवोल्यूशन क्या हुआ, कब कब कैसे कैसे आया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, करंट सिनेरियो, स्कोप, नीड एंड चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में ये देख लेते हैं क्या कवर हुआ लास्ट टाइम। वोकेशनल एजुकेशन ओवरव्यू। वोकेशनल एजुकेशन ओवरव्यू में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेफिनेशन जो हमारी है, ये अब ये जो डेफिनेशन दी है नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन, जिसकी चेयरमैनशिप की थी प्रोफेसर कुलेंद्र स्वामी। तो वे ये आगे हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी इतना समझेंगे इसकी डेफिनेशन। फिर वोकेशनल एजुकेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। हमारे अर्लियर सिविलाइजेशन हड़प्पा की बात करें या फिर वैदिक लिटरेचर, वैदिक काल की बात करें तो उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें थी। वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्यों, इसके क्या फ़ायदे, क्या ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली इसका। तो स्किल डेवलपमेंट, सबसे पहले स्किल डेवलप हो जाती है, देन स्किल डेवलप होने के बाद उसको जॉब मिल जाती है, लाइवलीहुड क्रिएट हो जाती है। और जॉब मिल गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है कंट्री का। और सोशल एडजस्टमेंट मीन्स सोशल एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, सोशली वो एक्सेप्टिव सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया होता है। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव देखे। आगे फिर हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये हमने देखा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A में है ये। और 21A हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आया। राइट टू एजुकेशन अब हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसमें हमने देखा कि डीपीएसपी की बात की कि आर्टिकल 45 में अर्ली एजुकेशन की बात है, उसमें स्टेट को ये बोला गया कि भाई अब तुमने 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन की तो बात कर ली, अब आपको ये भी करना है कि 3 to 6 ईयर कवर करना है। जो हमारा भी अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिस किसी ने पढ़ी होगी तो वो समझ पाएगा कि उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ, अर्ली एजुकेशन की बात हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपने देखा कि जो स्टेट जो काम कर रहा है 6 से 14 ईयर्स में बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा है, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पेरेंट की हो जाती है कि उस 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चे को वो स्कूल में भेजे। तो कॉन्करेंट लिस्ट एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें हमने देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉ और पॉलिसीज बना सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इसके थ्रू आया है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, उससे पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आगे हमने बात की एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। फिर आगे हमने मॉडर्न एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये मॉडर्न एजुकेशन कैसे इवोल्व हुई। आपको पता ही है कि प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने ही जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी यहाँ पे एजुकेशन का सीड इंजेक्ट किया। और वो कैसे कैसे किया, क्यों किया, क्या रीजन रहे, क्या उनका एक्चुअल रीजन सोशल डेवलपमेंट था, नहीं, उनका हमने आपको बताया कि उनका मेन रीजन 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर उन्हें रूल करना है यहाँ पे तो उनको लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो लैंग्वेज और ये जो कल्चर है उसको पढ़ना पड़ेगा। सब के लिए स्टडी के लिए इन्होंने स्कूल्स और मदरसा ओपन कराए। और
इकोनॉमिक बेनिफिट मींस इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, जिससे कि प्रॉपरली ये जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। सिमिलरली पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने एजुकेशन का क्या यूज, अगर इंग्लिश एजुकेशन ये प्रमोट करेंगे तो रूलर्स और सब्जेक्ट्स में एक बॉन्ड क्रिएट होगा और उसके बाद ये प्रॉपरली रूल कर सकते हैं। कल्चरल रीजन ये हो सकता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज चाहते थे अपने क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करना, तो उसके लिए सबसे पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट हो। तो इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट, मेन रीजन इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने का वहाँ पे ये था कि वो अपने जो क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसको प्रमोट करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी प्री इंडिपेंडेंस में कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हैं। कंपनी रूल, अब देखिए दो बातें हैं कि जब कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और ये इंडिया में कॉमर्शियल पर्पज के लिए ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे आती है, ट्रेडिंग करने यहाँ पे आती है, ट्रेड करने यहाँ पे आती है। और भी फ्रेंच कंपनीज भी आई, पुर्तगालीज भी आए और बहुत सारे लोग और भी आए, पर एट लास्ट सर्वाइव ये किए, सबसे फाइट करते रहे और ये सर्वाइव किए। तो हम सिर्फ, क्योंकि हमारा एजेंडा कुछ अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें डिटेल्स में जानोगे, बस ब्रीफ में अभी हम इतना समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। और इस्टेब्लिश जब से स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल वाले रीजन को रूल किया। तो बंगाल वाले रीजन को रूल कैसे कैसे किया उसका थोड़ा हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं 1757 की, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होता है और एक और बैटल होता है जो 1762 में होता है, इसे बैटल ऑफ बक्सर। तो इन दो बैटल के जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में रूल करने लगी। जब बंगाल में रूल करती है तो वहाँ पे अभी तक इनका मेन पर्पस था ट्रेडिंग का, कॉमर्शियल पर्पस। इसके बाद इनका रोल एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए इनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज और एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ा। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 1750 से इनका रोल स्टार्ट हो गया था, तो सबसे पहला काम इन्होंने 1781 में जाके किया है। क्या किया है आप देख सकते हैं, 1781 में मदरसा इन कैलकाटा। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1781 में आपका संस्कृत कॉलेज इन बनारस, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा। फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 का, वो भी एजुकेशन के लिए कुछ बोलता है। फिर ये डिबेट चलती है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी होती है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है, इसको भी देखेंगे। 1835 मैकलुइस मिनट आती हैं, उनको भी देखेंगे। 1854 वुड्स डिस्पैच। तो ये कंपनी रूल में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी रूल का मतलब ये हो गया कि कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो आफ्टर दिस बैटल एक 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। उसमें उसके बाद डुअल गवर्नेंस स्टार्ट हो जाती है बंगाल में। डुअल गवर्नेंस मीन्स दो पार्ट हो गए गवर्नेंस के, एक रेवेन्यू पार्ट और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बंगाल के जो नवाब थे उनको दे दिया गया और रेवेन्यू पार्ट ये कॉमर्शियल ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। तो जिससे करप्शन वगैरह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारी जो इसके एम्प्लॉयज़ थे वो करप्शन किए और बहुत ज़्यादा करप्शन होने के बाद EIC जो थी वो उसके साथ दिक्कत होने लगी। तो फिर पार्लियामेंट जो था हमारा ब्रिटिश का पार्लियामेंट, वहाँ से उसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉ आए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है इंडिया में उनको रेगुलेट करना है कि कैसे कैसे काम कराना है उससे। वो भी सही से नहीं चला तो फिर आगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसमें इसके जो प्रॉपर रोल थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल
रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़नी, बट इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम प्रॉपर एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, जो कमेटी या जो भी कुछ स्टेप्स हुए, हम उनको देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ रूल करने लगी, बंगाल में रूल करने लगी, तो बंगाल में जब रूल करने लगी तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें 1750 से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला काम इन्होंने 1781 में जाके किया है। तो स्टार्टिंग में तो ये चाहते ही नहीं थे कुछ एजुकेशन डेवलप हो, इनका पर्पस था कैसे भी करके यहाँ से पैसा कलेक्ट करें और अपने यहाँ पहुंचे। बट स्टार्टिंग में जब इनको लगा कि यहाँ पे रूल करना है, तो रूल करने के लिए जो जो क्लास चाहिए, जो लॉ बनाने या जो इनकी कल्चर को समझना पड़ेगा, उसके लिए इनको एजुकेशन की जरूरत पड़ी, जो लोकल एजुकेशन की जरूरत पड़ी। तो वो सब के लिए इन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी। जैसे हमने देखा लास्ट वाले उसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, तो उसमें इन्होंने कैसे कैसे क्या किया हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हम बात करते हैं 1781 की। तो सबसे पहले 1781 की हम बात करेंगे, मदरसा ओपन हुआ इन कैलकाटा। तो किसने किया? उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बोले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं ने आगे डुअल गवर्नेंस वाला जो सिस्टम था उसको फिनिश किया। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए, वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने मदरसा ओपन किया कैलकाटा में 1781 में। ये इसका पर्पज क्या था? मुस्लिम जो लॉज होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए इन्होंने ये मदरसा ओपन किया। अब मुस्लिम लॉज की स्टडी ये इन्हें क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि इन्हें पता था कि हमें यहाँ पे रूल करना है। अगर यहाँ पे रूल करना है तो क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल सिस्टम उनका जो रूल चलता था, यहाँ पे जो लोग हिंदू थे वो हिंदू लॉ फॉलो करते थे, और जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम पर्सनल लॉज और जो भी पर्टिकुलर लॉज थे उनसे वो फॉलो करते थे। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो जब तक आप हिंदू लॉज को और मुस्लिम लॉज को नहीं जान पाओगे, कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहला उन्होंने मदरसा ओपन इसीलिए किया कि वो स्टडी करना चाहते थे मुस्लिम लॉज की। तो उन्होंने यहाँ पे, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मदरसा इन कैलकाटा इन 1781 किसने ओपन कराया? तो वो गवर्नर जनरल बंगाल ने कराया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। और किस लिए कराया? तो स्टडी दी मुस्लिम लॉज। नेक्स्ट जो अगर कोई इवेंट होता है एजुकेशन के फील्ड में, वो 1791 में होता है। संस्कृत कॉलेज स्टार्ट होता है बनारस में। तो बनारस में एक जोनाथन डंकन एक ये रेजिडेंट थे। रेजिडेंट कहाँ पे थे? बनारस में। बनारस का जो राजा था उसके कोर्ट में ये रेजिडेंट थे। तो रेजिडेंट का मतलब काइंड ऑफ आज के टाइम पे जैसे एम्बेसडर्स होते हैं, क्योंकि पहले इंडिया एक ओवरऑल कंट्री वाली बात तो नहीं थी। हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री की तरह, या हर प्रोविंस जो भी था वो हर एक कंट्री की तरह बात कर रहा था। तो वहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स को अपना कोई रिलेशन रखना है उनसे, तो उसके लिए वो वहाँ पे अपना रेजिडेंट भेजते थे। रेजिडेंट था बनारस में जोनाथन डंकन। तो उन्होंने हिंदू लॉज की स्टडी करनी थी, फिलॉसफी की स्टडी करनी थी। तो बनारस में वो 1791 में संस्कृत कॉलेज जो स्टेब्लिश किया गया जोनाथन डंकन के द्वारा, और पर्पस था अगेन वही हिंदू लॉज एंड फिलॉसफी की स्टडी करने के लिए। तो ये दो इवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से थे। अगर उन्हें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ के लॉज को समझना होगा। तो ये दोनों रीजन उसी के लिए थे। आगे अगर हम चलें तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा। अब क्योंकि आप समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज नहीं बचा था, नॉट ओनली कॉमर्शियल पर्पज बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हो गया। तो इन एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज के टाइम पे IAS PCS जो लोग हैं ये सिविल सर्वेंट है, ऐसे ही उस टाइम पे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और उन सिविल सर्वेंट्स कहाँ पे काम करेंगे? उस टाइम के लोग इंडिया में काम करेंगे। आएंगे कहाँ से ये लोग? इंग्लैंड से आएंगे।
यूके या ब्रिटेन से आएंगे। अगर ये लोग बाहर से आ रहे हैं तो इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनके लिए कॉलेज खोला गया, वेल्सले, उस टाइम पे वो थे, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल। तो 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? ये वेल्सले, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इनका पर्पस था कि ये कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, एक सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देगा और ये इंडिया में खोला जाएगा, क्योंकि अगर इनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो कॉलेज इनका इधर ही होना चाहिए। बट ये कॉलेज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दबाव में नेक्सस के कारण ये 1806 में क्लोज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग, वो चाहते थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग ना हो, ट्रेनिंग इंग्लैंड में ही हो और वहाँ से आके यहाँ पे बेसिकली ये बस आके पोस्टिंग हो इनकी। तो ये क्लोज कर दिया गया। अगला स्टेप एजुकेशन के फील्ड में होता है चार्टर एक्ट 1813 आता है। तो चार्टर्स एक्ट आते हैं। पहला एक्ट चार्टर एक्ट 1793 में आता है। फिर 20 साल के बाद ये आते हैं 1813। ये रेगुलेशन के लिए आते हैं एक तरह से कि करंट जो कंपनी है वहाँ जो रूल कर रही है इंडिया में, वो किस तरह से रूल करे। आगे 20 साल के लिए एक चार्टर बन के आता है कि अगले 20 साल में आपको ये करना है, अगले 20 साल में आपको ये करना है। ऐसे ही 1833 में आता है एक चार्टर एक्ट और लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 में। तो ये 4 चार्टर एक्ट आते हैं, इनमें 20 साल के गैप पे आते हैं और यही अफेयर, कंपनी के जो अफेयर्स थे इंडिया में उनको रेगुलेट करने के लिए आते हैं। तो एक चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीस एनुअली खर्चा किया जाएगा। किस चीज़ पे? ये बोला गया कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन मीन्स साइंसेस के लिए एंड ये बेसिकली एक एजुकेशन ग्रांट टाइप से दिया जाता है, एजुकेशन ग्रांट। तो एजुकेशन ग्रांट कितना? 1 लाख रुपीज एनुअली खर्चा किया जाएगा एजुकेशन पे। ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट के थ्रू बोला कि 1 लाख रुपीज एनुअली खर्चा किया जाएगा किस पे? मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न एजुकेशन पे। और ये एजुकेशन ग्रांट की तरह काम करेगा। तो एजुकेशन की तरह की ग्रांट पे काम करेगा। तो इसी के बाद चीज़ें ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। उससे पहले जब ये ग्रांट अनाउंस होती है तो हमारे इस 1813 के आसपास राजा राम मोहन राय ये एक्टिव होते हैं। पॉलिटिकली भी, एजुकेशनली भी वेस्टर्न एजुकेशन इन्हें लिए होती है और ये सोशल चेंजेस भी चाहते थे सोसाइटी में। जो सती आपने पढ़ा हुआ जो सती सिस्टम था वो इन्होंने, इनकी हेल्प से ही वो एबॉलिश हो पाया। इन्होंने काफ़ी कुछ काम सोशल एरिना में किया। तो इनकी ही हेल्प से 1817 में एक कैलकाटा में कॉलेज बनता है, स्टेब्लिश होता है 1870 में कॉलेज। और 3 संस्कृत कॉलेज कहाँ पे? एक आपका कैलकाटा, एक आपका दिल्ली, एक आपका आगरा। 3 कॉलेज स्टार्ट होते हैं और इनके लिए ये गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं। जो आपका 1 लाख रुपए एनुअली गवर्नमेंट एजुकेशन ग्रांट दे रही थी, उसी ग्रांट से ये कॉलेज स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर अभी इंडियन की बात करें, कोई जिसने एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहले काम करा तो वो राजा राम मोहन राय थे। ये तो उस टाइम पे जो 1830 में जो इनके विजन थे, कुछ लोग आज के टाइम पे भी इस तरह का थिंकिंग नहीं रख पाते हैं। जो आज से सोचिए करीब 200 साल पहले, 200 से भी ज़्यादा साल पहले इनकी वो थिंकिंग थी। मतलब टाइम से बहुत आगे के लोग थे ये। इन्होंने बहुत सारा काम किया। जब मॉडेस्टी पढ़ोगे तो इनका एक अलग ही नाम है। मॉडेस्टी इनके ही नाम से जानी जाती है। इनफैक्ट ये स्टार्टर है मॉडेस्टी के।
तो ये हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1830 में 1 लाख रुपीस एनुअली अनाउंस हुए कि अब ये कहाँ खर्चा किया जाएगा, एजुकेशन ग्रांट के फॉर्म में ये मॉडर्न एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा। और इस खर्चे का यूज राजा राम मोहन राय ने 3 संस्कृत कॉलेज को खोले और एक एजुकेशन ये कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा। आगे बात करते हैं। हाँ, जब अब हमें ये पता लगा कि ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट गवर्नमेंट देने लगी है, तो अब वो ग्रांट जब जाएगी तो उसको कैसे खर्चा किया जाए। मीन्स अब एजुकेशन तो स्टार्ट करने वाले हैं वो, तो एजुकेशन में 2 बातें होती हैं। कोई भी एजुकेशन है तो जो भी एजुकेशन होगी उसकी 2 बातें होंगी कि उसमें मीडियम कैसे क्या रखा जाए और उसमें कंटेंट क्या हो। 2 बातें, एजुकेशन जो भी आगे प्रोसीड होगी उसका मीडियम का क्या हो और उसका कंटेंट क्या हो। तो इसी उसमें एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंगलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो इसमें ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि मीडियम रखा जाए। मीडियम की अगर हम बात करें तो ओरिएंटलिस्ट बहुत फेवर करते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज रखा जाए। वर्नाकुलर से मतलब है लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर हिंदी बेल्ट है तो हिंदी, अगर वो कोई साउथ इंडिया की बात हो रही है तो उधर अपना तमिल, इस तरह का कोई रीजनल लैंग्वेज, तो इस तरह की लैंग्वेज रखी जाए मीडियम। और जो कंटेंट है, कंटेंट क्या हो, तो उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, जो वेस्टर्न साइंसेज है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पढ़ानी चाहिए। वेस्टर्न साइंसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ, that means it can be included or it must be included along with western sciences। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन ट्रेडिशन जो है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, हमें उसको फॉलो करना है। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉलो करना है। तो इन्होंने क्या बोला, मीडियम क्या होना चाहिए, और ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं वर्नाकुलर, लोकल या रीजनल लैंग्वेज की बात की। और कंटेंट बोला कि उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज तो होनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को भी हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज की ग्रोथ के बारे में अगर हमें एक्चुअली देखना है आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो वेस्टर्न साइंसेज इंपॉर्टेंट है। इनके अगेंस्ट में थे एंग्लिसिस्ट। वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि मीडियम होना चाहिए इंग्लिश, और साथ में वो कहते थे कंटेंट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना, वेस्टर्न साइंसेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी। तो इस तरह की डिबेट चलती रही, क्योंकि अब फंड आया है तो फंड को किस तरह से ये यूटिलाइज करें, ग्रांट आई है तो उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो बहुत सारी कमेटीज बैठी, कमेटीज के कुछ कमेटीज ने फेवर किया कि ये ओरिएंटलिस्ट वाली फिलॉसफी को, कुछ लोगों ने किया एंग्लिसिस्ट वाली फिलॉसफी को। और इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और इजाद हुआ उस टाइम पे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या कह रही थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसने बोला कि देखिए टॉप पर जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। अब ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन देना। यस, अगर एजुकेशन देनी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये किसको देंगे, ये देंगे ये सभी को एक साथ नहीं देंगे, ये ग्रुप्स को देंगे, कुछ ग्रुप्स को देंगे, कुछ लोगों को देंगे। ये ग्रुप बेसिकली, ये जो इस ग्रुप की बात हो रही है ये अपर मिडिल क्लास की बात हो रही है, अपर मिडिल क्लासेस की बात हो रही है। तो इनको ये एजुकेशन देंगे और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ग्राउंड पे सभी को, टू ऑल, मीन्स सभी की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स की नहीं है। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिश को एजुकेशन सिर्फ कितने लोगों को देनी है, किस लिमिटेड लोगों को देनी है, कुछ ग्रुप्स को देनी है, कुछ लोगों को देनी है। वो लोग भी कौन है, अपर मिडिल क्लास, जो अफोर्ड कर पाएंगे उस एजुकेशन को। और इनकी फिर जिम्मेदारी होगी कि ये नीचे तक उसको फिल्टर करें, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसीलिए बोल रहे हैं ऊपर से नीचे तक। एक होती है बॉटम अप, टॉप डाउन अप्रोच है। ब्रिटिशर्स ने दी कुछ ग्रुप्स को, और ये ग्रुप्स डाउन ग्राउंड टू ऑल सबको दे रहे हैं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये बोलती है। तो ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी।
फिर करीब 1833 में वो चार्टर एक्ट आता है, हमने देखा है चार्टर एक्ट आता है। उसी के टाइम पे एक एजुकेशन कमीशन लगता है, जैसे कि उसी एजुकेशन कमीशन एक मेंबर होते हैं मैकुले, इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं मैकुले। ये इन पे चार्ज दिया जाता है एजुकेशन का कि एजुकेशन आप डिसाइड करेंगे। तो ये कमेटी के इंचार्ज होते हैं एजुकेशन वाली के, और ये सब कुछ देखने के बाद कमेटीज की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद फीडबैक के बाद ये 1835 में मैकुलेस मिनट निकाला जाता है। तो जो मैकुलेस मिनट निकलता है तो उसमें क्या ये कहते हैं, ये कई सारी बातें कहते हैं जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एजुकेशन के लिए क्या है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो बात ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या मीडियम रखा जाए, क्या कंटेंट रखा जाए, तो ये फेवर होता है, ये फेवर करते हैं एंग्लिसिस्ट सिस्टम को ये फॉलो करते हैं। और दूसरा ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इन दो के साथ जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि एंग्लिसिस्ट सिस्टम हम फॉलो करेंगे जिसमें मीडियम होगा इंग्लिश और कंटेंट होगा वेस्टर्न एजुकेशन। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ग्रुप्स को एजुकेट करना, और वो ग्रुप्स करेंगे सभी को बाद में एजुकेट। तो ये इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ सम इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो कि किसको एजुकेट करेंगे, ठीक ठाक फीस रखते हैं ये, तो ये इसको कौन अफोर्ड कर पाएगा, अपर एंड मिडिल क्लास, ये ही इसको अफोर्ड कर पाएगी। तो एजुकेशन तो मिली इन, पर ये इन लोगों तक लिमिटेड रह गई। इसीलिए इस पे एक स्टेटमेंट होता है कि दे वांट टू क्रिएट ए क्लास। कैसी क्लास, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये सब इनका रीजन क्या था, ये ऐसी क्लास जनरेट करना चाहते थे कि वो कैसे हो, इंडियन हो, किस चीज में, कलर में, और आपका ब्लड में, ब्लड से और कलर से इंडियन बट टेस्ट से इंग्लिश। तो ये इंग्लिश का जो आज हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ही इंग्लिश हो रही है, ये मैकुले मिनट 1835 है, इसने स्टार्ट किया इंग्लिश का, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट उनका वही था, एडमिनिस्ट्रेशन करना। और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छे से आपको पता ही है कैसे पॉसिबल है कि इंग्लिश को फैलाओ। और इंग्लिश अल्टीमेटली वो एजुकेशन इस तरह का रखना चाहते थे कि बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक लोग ना आ पाएँ, ये क्लर्क टाइप तक रह जाएं, इस तरह का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। और हायर जो हायरार्की थी उस पर ये चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स ही रहे। तो हमने देखा ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, उसमें जो कंट्रोवर्सी है इंग्लिसिस्ट की तरफ टिल्ट हो गई, क्योंकि मैकुले मिनट्स जो आती हैं, मैकुले के प्रॉपर कई सारी कमेटीज़ के अध्यक्षता करने के बाद, डिफरेंट मीटिंग्स और फीडबैक्स के बाद, और ये फेवर करते हैं एंग्लिसिस्ट को और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम 1854 वुड्स डिस्पैच। तो 1854 वुड्स डिस्पैच ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। बिफोर कंपनी रूल, ये इम्पोर्टेंट डिस्पैच है। डिस्पैच मीन्स वुड्स के रिकमेंडेशंस। तो ये एजुकेशन एडवाइजर होता है काउंसिल में, एजुकेशन एडवाइजर। तो ये क्या क्या रिकमेंड करता है, सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो ये बोलता है कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकुले मिनट्स में एक्सेप्ट की थी उसको डिस्कार्ड कर देता है। सबसे पहला काम ये क्या करता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को ये डिस्कार्ड कर देता है, कहता है ये नहीं चलेगा,
ये जो आपने बोला कि ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों को एजुकेशन देने की है और वो लोग आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये गलत बात है। ये क्या कहते हैं, ये गलत है। होना क्या चाहिए एक्चुअली, ये ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बोलें तो बोलेंगे द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द इंडियन मासेस। तो अगर इंडियन मासेस में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश टू स्प्रेड एजुकेशन इन इंडियन मासेस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बात करी इन्होंने मीडियम की, तो इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आप वर्नाकुलर में रखिए, वर्नाकुलर या फिर लोकल या फिर इसको रीजनल उसमें रखिए। और जो हायर एजुकेशन है उसको आप इंग्लिश में रखिए। इंग्लिश रखा तो बट हायर एजुकेशन के लिए बोला। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहले अगर किसी वोकेशनल एजुकेशन की बात कहीं की गई तो ये वुड डिस्पैच ही है। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट अगर करनी है तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है। सबसे पहले 1854 वुड्स डिस्पैच में ये बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोलें तो इसमें ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले फीमेल एजुकेशन की जो बात की गई ऑफिशियली, ऐसे तो इस टाइम तक काफ़ी लोग जो एडवोकेसी कर रहे थे फीमेल एजुकेशन की, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इसमें राजा राममोहन राय भी थे। इन्होंने काफ़ी कुछ फीमेल एजुकेशन के लिए कुछ काम किए। तो बट ऑफिशियली कोई मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हो तो उसने फीमेल एजुकेशन की सबसे पहले बात वुड्स डिस्पैच में ही की। उन्होंने इसी में टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की कि टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ट्रेनिंग की। और जो एजुकेशन होनी चाहिए हमारी वो कैसी होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, कोई किसी धर्म की तरफ टिल्टेड ना हो, सेकुलर। सबसे पहले एजुकेशन की डिस्पैच में बात हुई तो एजुकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए, सेकुलर। अगले पॉइंट हम बोलेंगे ग्रांट्स इन एड की बात हुई। ग्रांट्स इन एड्स की बात हुई, तो ग्रांट्स इन एड किसको दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में ग्रांट्स इन एड दिया जाएगा तो क्या होगा, ये इंकरेज करेगा, एजुकेशन इंकरेज होगी प्राइवेट सेक्टर में। और इसी के बाद यूनिवर्सिटी भी खोली जाए, तो यूनिवर्सिटी ओपन हुई, कैलकाटा में ओपन हुई, एक मद्रास में ओपन हुई और एक बॉम्बे में ओपन हुई, क्योंकि तीनों ही प्रेसिडेंसी तब तक इनकी काम कर रही थी। ये ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तो तीनों जगह इन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात की। तो 1854 वुड्स डिस्पैच, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश टू स्प्रेड एजुकेशन इंडियन मासेस की बात हुई। प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर की बात की उन्होंने, हायर एजुकेशन इंग्लिश की बात की। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने लिए जैसे वोकेशनल एजुकेशन की सबसे पहले बात वुड्स डिस्पैच में हुई 1854 में। फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ये इसके मेजर, ऐसे तो रिकमेंडेशंस काफ़ी दिए, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है अगर हम बात करें तो वुड्स डिस्पैच का। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि मॉडर्न एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने प्री इंडिपेंडेंस को भी दो पार्ट में ब्रेक किया है। एक तो वो टाइम जब कंपनी रूल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है, और एक वो टाइम जब क्राउन रूल करता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857, ये हमारा बिफोर
ये वाला जो काम होता है हमारा बिफोर 1857, जो रिवोल्यूशन होता है 1857 का, तब तक हमारा कंपनी रूल करती है, और उसके बाद क्राउन रूल करता है। आफ्टर 1857 कौन रूल करता है? आपका क्राउन रूल कर, क्राउन मींस डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। फिर ये बीच वाला जो केस था वो हट जाता है। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज एजुकेशन कमेटीज या कमीशंस की बात की, द कमीशंस और कमेटीज और द रिकमेंडेशंस डन अंडर द कंपनी रूल। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जो कमेटी कमीशंस अंडर क्राउन, जो आफ्टर 1857 के बाद स्टार्ट हुआ। तो आज ये लेक्चर 4 आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। लेक्चर 4 को बोलते हैं दी एंड। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर 5 की। थैंक यू सो मच, सी यू सून।